हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होता है उसके लिए क्या मेथडोलॉजीज़ को यूज़ किया गया है, कौन कौन से ऐसे मेजर अप्रोचेस हैं जिनको यूज़ किया गया है जिससे कि सभी जीन्स जो भी हमारे ह्यूमन जीनोम में प्रेजेंट हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके और किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि किस तरह से उन जीन से मैसेंजर आरएनए फॉर्म होता है उसको आइडेंटिफाई किया जाए, जिसे हम बोलते हैं एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। अगर हम इसको देखें तो EST एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग ये एक ब्लाइंड अप्रोच है। इट मीन्स दो तरीके से हम लोग सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, या तो EST से कर सकते हैं या फिर सीक्वेंस एनोटेशन से कर सकते हैं, जिसमें हम सभी के सभी जीनोम को उसके कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों ही सीक्वेंसेस को हम लोग सीक्वेंस कर सकते हैं। तो इसको हम लोग एक बार समझते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो मैथडोलॉजीज़ प्रेजेंट होती हैं दो तरह की होती हैं, EST और सीक्वेंस एनोटेशन टैग्स। तो मान लीजिए कि ये हमारा जो DNA सेगमेंट है, ठीक है, ये हमारा DNA सेगमेंट है, डबल स्टैंडर्ड है और इसमें ये बेसिस प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारा जीनोम होता है, राइट, तो जीनोम मैंने बताया था कि जीनोम पूरा का पूरा जो हमारा DNA का लॉन्ग पॉलीमर होता है, जिसमें हमारी सारी की सारी कोडिंग और नॉन कोडिंग जीन्स प्रेजेंट होती हैं, टोटल जीन्स जिसमें प्रेजेंट होती हैं उसको हम जीनोम बोलते हैं, ठीक है। तो उस जीनोम में हमारा 2% DNA ऐसा होता है जो कि प्रोटीन को कोड करता है, यानी कि 2% ही DNA सिर्फ मैसेंजर RNA बनता है, और उसी 2% DNA से जिससे मैसेंजर RNA बनता है उसी से ही प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, सिर्फ वही प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। बाकी जितना भी 98% DNA प्रेजेंट होता है हमारे जीनोम में, ये 98% DNA हमारा किसी काम का नहीं होता है, ये सिर्फ उस का या तो रिपीटेड सीक्वेंसेस होते हैं उसके, या फिर उसमें प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती है। तो मैथडोलॉजीज़ जो हैं वो हमारी दो तरीके से हैं, दो तरीके की जो है मैथडोलॉजीज़। तो सबसे पहली इसमें है, हम लोग यूज़ कर सकते हैं एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम EST बोलते हैं। यानी कि इसमें अगर मान लीजिए ये हमारा पूरा का पूरा DNA के सेगमेंट है, तो इसमें से जो पोर्शन में प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है, यानी कि जिससे मैसेंजर RNA बन रहा है और उस RNA से प्रोटीन बन रहा है, तो उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस कर सकते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाए कि हमारी ये पर्टिकुलर प्रोटीन जो है वो इस जीन से बन रही है और इस जीन का सीक्वेंस ये है, ठीक है। और उसको हम एक पर्टिकुलर टैग कर देते हैं कि ये सीक्वेंस है, ठीक है। वो सीक्वेंस कोई भी हो सकता है, ATCG एटसेट्रा, कुछ भी सीक्वेंस हो सकता है कि ये तो सीक्वेंस है और ये इस प्रोटीन को एक्सप्रेस कर रहा है, और इसको हम ये टैग दे देते हैं। मान लीजिए हमने इंसुलिन के जीन को हमने आइडेंटिफाई किया, ठीक है। तो इंसुलिन के जीन को जब हमने आइडेंटिफाई किया तो हम क्या करेंगे, जो उसका जीन होता है उसके सीक्वेंस पहले तो हम देखेंगे कि ये उस जीन का सीक्वेंस क्या है, यानी कि कौन कौन से बेस पेयर जो है उसमें अलाइन है। उसके बाद हम उसको टैग कर देंगे कि ये इंसुलिन है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। तो इसमें हम क्या करते हैं कि पूरा हमारा जो जीनोम होता है उसमें सभी जितने भी सीक्वेंस हैं उसको हम सीक्वेंस नहीं करते, पूरे के पूरे जीनोम को, सिर्फ उस जीन को सीक्वेंस करते हैं जो कि मैसेंजर RNA को फॉर्मेशन करती है और जिसमें प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ठीक है, जो वर्किंग है। तो ये हमारा पहला मेथड है। दूसरा हमारा मेथड है सीक्वेंस एनोटेशन। इस सीक्वेंस एनोटेशन में हमारे ये ब्लाइंड अप्रोच है, इसमें क्या करते हैं हम होल सेट ऑफ जीनोम, यानी कि पूरा का पूरा जीनोम हम सीक्वेंस कर लेते हैं, फिर चाहे वो कोडिंग हो या फिर नॉन कोडिंग हो, दोनों के दोनों ही जीनोम को हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कर लेते हैं, हम सीक्वेंस कर लेते हैं, और जिसे हम बोलते हैं सीक्वेंस एनोटेशन, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि हमने पूरे जीनोम को सीक्वेंस किया है, बहुत बड़ा हमारा जो है जीनोम है, देखिए 24 पेयर्स होते हैं हमारे जीनोम में, किसके, क्रोमोसोम्स के। कैसे होते हैं 24,
देखिए 22 तो इसमें ऑटोसोमल पेयर्स होते हैं, प्लस अगर मेल की बात करें तो उसमें एक्स और वाई ये दोनों भी क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, जिन्हें हमें एक्स को अलग स्टडी करना पड़ेगा और वाई को अलग स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये जो 22 होते हैं, इनके जो होमोलोगस पेयर होते हैं वो एज इट इज़ होते हैं, उनकी कॉपी होते हैं, ठीक है। तो 22 प्लस एक्स प्लस वाई यानी कि 24 हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं। तो 24 क्रोमोसोम्स को स्टडी करना, उनका सिक्वेंसिंग करना, तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है, इसीलिए इसको एक मेगा प्रोजेक्ट बोला गया है, ठीक है। तो इसके सीक्वेंस करने में हमें 13 ईयर्स लगे हैं, ठीक है। 2003 में ये कंप्लीट हुआ था प्रोजेक्ट और 1990 में ये स्टार्ट हुआ था। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आई होगी कि क्या क्या मेथडोलॉजीज़ होती हैं। पहली होती है एक्सप्रेस सीक्वेंस टेस्ट, यानी कि जिसमें हम पूरे जीनोम की एक पर्टिकुलर जीन को स्टडी करते हैं, उसको सीक्वेंस करते हैं, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। दूसरा है सीक्वेंस एनोटेशन, जिसमें हम पूरे के पूरे जीनोम को सीक्वेंस करते हैं, चाहे वो नॉन कोडिंग हो या फिर वो कोडिंग हो, राइट। अब देखिए होता क्या है इस पर। तो इसमें क्या होता है कि जो डीएनए का पार्ट है जिसे हमें सीक्वेंसिंग के लिए देखना है या जिसे हमें स्टडी करना है, तो हम डीएनए का पार्ट लेते हैं, ठीक है। उसको हम फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, स्मॉल साइज़ की फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि डीएनए जो है वो एक बहुत ही लॉन्ग पॉलीमर है, ठीक है। डीएनए जो है वो एक बहुत ही लॉन्ग पॉलीमर है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, कुछ फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देख लीजिए, डीएनए जो है ये एक बहुत ही लॉन्ग पॉलीमर है, तो हम इसको इस तरीके से कट कर देते हैं। कट कैसे करते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं डीएनए को कट करने के लिए, जिसे हम मॉलिक्यूलर सीजर्स बोलते हैं, जो कि आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे, उन्हें हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। सो दीज आर द एंजाइम्स विच हेल्प्स टू कट द डीएनए एट अ वेरी स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ बेसिस, ठीक है। तो ये क्या करता है, डीएनए को इस तरीके से कट कर देता है वेरी स्मॉल फ्रेगमेंट्स में। डीएनए एंडोन्यूक्लिएसिस इस एंजाइम का नाम होता है, ठीक है। वैसे तो दो तरह के एंजाइम्स होते हैं, ये एक्सोन्यूक्लिएसिस, एंडोन्यूक्लिएसिस। सो ये हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में, पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि डीएनए को कट कैसे किया जाता है स्मॉल पीसेस में। उसके बाद इसको हम क्लोन करते हैं एक सुटेबल होस्ट के अंदर, और उसको हम एक वेक्टर के थ्रू उसमें डालते हैं। उसके बाद इसका एम्प्लीफिकेशन किया जाता है डीएनए के फ्रेगमेंट्स का। तो किस में किया जाता है, या तो बैक्टीरिया में कर सकते हैं या फिर ईस्ट में कर सकते हैं। और जब इनमें करते हैं हम तो क्या नाम देते हैं हम इनको, अगर बैक्टीरिया में करते हैं तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, अगर ईस्ट में करते हैं तो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। किस तरीके से किया जाता है एक बार इसको समझ लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये जो बैक्टीरिया है ये इसका क्या है, जीनोम है। जीनोम का मतलब इसको हम एक प्लाज्मिड भी बोल सकते हैं या फिर सर्कुलर डीएनए भी बोल सकते हैं। तो ये इसका जीनोम है, और ये हमारे डीएनए के जो पीस है, जो हमारे डीएनए के सेगमेंट है, वो हमने ले रखा है स्टडी करने के लिए, सीक्वेंसिंग करने के लिए। तो हमें बैक्टीरिया के अंदर इसको डालना है, तो बैक्टीरिया के जीनोम के अंदर सबसे पहले डालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस से इसको हम कट कर देते हैं 2 पॉइंट से। तो ये क्या होता है, ये हमारे जीनोम के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। जो बैक्टीरियल जीनोम है उसके साथ ये हमारे डीएनए की फ्रेगमेंट है जिसे हमें स्टडी करना है, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा। मैं एक बार आपको कलर से दिखा देती हूँ। देखिए ये जो ग्रीन वाला है ये अपना वाला है, और जो ये रेड वाला बच गया है ये किसका है, बैक्टीरिया का है, ठीक है। क्योंकि ये बड़ा क्यों है और जो बैक्टीरिया का है ये छोटा क्यों है, क्योंकि बैक्टीरियल सेल जो होता है, प्रोकार्योटिक सेल होता है, ये बहुत ही छोटा होता है, तो उसका जीनोम छोटा है। लेकिन जो हमने डीएनए फ्रेगमेंट लिया वो हमारी थोड़ी बड़ी होती है, तो इसलिए ये इस तरीके से एडजस्ट करता है अपने आप को। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इस वेक्टर को हम लोग किसके अंदर डालते हैं, बैक्टीरियल सेल के अंदर डालते हैं। तो ये बैक्टीरियल सेल है, इसके अंदर हम इस वेक्टर को डालते हैं। तो ये वेक्टर जो होता है ये क्या करेगा, अपने आप को रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट करने के बाद ये ट्रांसलेट करता है। जब ट्रांसलेट करता है, यानी कि इसमें जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, तब हमें पता चलता है जो भी प्रोटीन का सिंथेसिस होगा उससे हम पता लगा पाएंगे कि ये जो पर्टिकुलर जीन है ये इस प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रही है,
और उसके बाद हम इसके सीक्वेंसिंग करते हैं। इसमें ये पता लगाते हैं कि इसमें कौन कौन से बेसिस जो हैं वो प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो अगर ये काम हम बैक्टीरिया के अंदर कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, क्योंकि हम एज ए क्रोमोसोम उसको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अगर ईस्ट के अंदर हम करते हैं, ईस्ट के अंदर क्यों करते हैं, क्योंकि ईस्ट जो है वो बैक्टीरिया से थोड़ा बड़ा सेल होता है, क्योंकि ये एक यूकारियोटिक सेल है और ये एक थोड़ा बड़ा सेल होता है, तो इसमें हम ईजिली हम लोग देख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। फ्रेगमेंट्स जो कि सीक्वेंसिंग हुई हैं उनको फिर जो उनका जो डीएनए सीक्वेंस है उसके ऊपर वर्क किया जाता है, और उसके ऊपर वर्क करने के लिए जो फ्रेडरिक सेंजर हैं उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक डेवलप की थी, जिससे वो जो हमारे जो क्या बोलते हैं क्रोमोसोम्स होते हैं उसका पैटर्न कैसा है, उसमें किस तरीके से बेस पेयर्स अलाइन हैं उसको पता लगा सकते हैं। तो वो सब उन्होंने कंप्यूटर की हेल्प से किया है, ठीक है। तो डाटा बेसेस उन्होंने लगाए, सीक्वेंसिंग जो भी उन्होंने डीएनए के जो सीक्वेंसेस थे उसको उन्होंने कंप्यूटर में डाटा बेसेस में फीड किया। उसके बाद उन्होंने पता लगाया कि इस तरीके से हम जो है जीनोम को सीक्वेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेडरिक सेंजर इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था। इन्होंने हमारे जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसमें बहुत सारे जो क्रोमोसोम्स हैं उनको स्टडी किया, उनको सीक्वेंस किया। तो क्या क्या किया इन्होंने, जो क्रोमोसोम फर्स्ट है उसको इन्होंने कम्प्लीटली सीक्वेंस कर लिया था मई 2006 में, और जो ह्यूमन का जो लास्ट क्रोमोसोम है क्रोमोसोम एक्स एंड क्रोमोसोम वाई, क्रोमोसोम नंबर 22, ठीक है। तो उन्होंने इसको भी सीक्वेंस किया था, ठीक है। तो आप जैसे कि डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ आप लोगों को डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि ये एक ह्यूमन है और ह्यूमन्स का जो सेल है इसके अंदर ये क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, और डीएनए को इस तरीके से कंप्यूटर्ड सॉफ्टवेयर्स में डाटा बेसिस में अलाइन करके देखा गया है कि किस तरीके से जो ह्यूमन जीनोम का सीक्वेंसिंग है ये किस तरीके से होती है। तो पॉसिबल ये तभी हो पाता है जब हम इसको कंप्यूटराइज्ड वे में हम लोग इसको चेक करते हैं, क्योंकि ह्यूमंस जो हैं वो मिस्टेक भी कर सकते हैं और इतना बड़ा सीक्वेंसिंग होती है तो उसको नहीं पॉसिबल हो पाता है विदाउट कंप्यूटर्स, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि जो ह्यूमन जीनोम है ये इसका और क्या क्या यूज़ होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो भी जेनेटिक और फिज़िकल मैप्स होते हैं जीनोम के उसको भी हमें असाइन करना था, तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क था, ताकि हम वो इन्फॉर्मेशन जनरेट कर पाएँ कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोस की रिकॉग्निशन साइट्स को देख पाएँ, ठीक है। रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस, माइक्रो सैटेलाइट्स, इन सब के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में वर्क करती हैं। तो ये सब इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। साइलेंट फीचर्स क्या होते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के, देख लेते हैं हम एक बार। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो होता है इसमें टोटल 3164.7 मिलियन बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। एक एवरेज जीन में 3000 बेसिस तक हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जीन्स भी हो सकते हैं जिसमें बहुत ही कम 14-15 बेस पेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि जो वाई क्रोमोसोम होता है, वाई क्रोमोसोम के ऊपर एक जीन होता है जो कि टेस्टिस का जो फैक्टर होता है उसको इलाबोरेट करता है, तो उसमें सिर्फ 14 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट जीन है, ठीक है। तो 3000 से लेके और कम भी हो सकते हैं, थोड़ी ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट एवरेज जो जीन होती हैं, एवरेज जो बेसिस होते हैं किसी भी जीन में वो 3000 होते हैं, ठीक है। वेरी कर सकते हैं जीन टू जीन। एंड अगर हम बात करें कि एक ह्यूमन जीन है डिस्ट्रोफिन, तो उसमें 2.4 मिलियन बेसिस है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी नंबर में भी हो सकते हैं, छोटे नंबर में भी हो सकते हैं, बट एवरेज जो है वो 3000 है, ठीक है। तो टोटल जीन्स जो है एस्टिमेट किए गए हैं वो कितने हैं, 30,000 हैं,
ठीक है। पहले एस्टिमेट किए गए थे 80,000 से लेके 1,40,000, बट 30,000 है। और 99.9% सभी का जो जीनोम होता है, सभी का जो डीएनए होता है या न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो होते हैं वो एग्जैक्टली सेम होते हैं, सिर्फ 0.1 का डिफरेंस होता है। और यही डिफरेंस सबको यूनिक बनाता है, सबको स्पेसिफिक बनाता है, सबको अलग बनाता है, ठीक है। इसीलिए सबके फिंगरप्रिंट्स अलग हैं, सबके आइज़ का जो रेटिना है वो अलग है, सबके जो टंग के जो प्रिंट्स होते हैं वो अलग हैं। तो यही जो 0.1% जो हमारा जीनोम होता है वो डिफरेंट होता है, वही सबको अलग बनाता है, ठीक है। अभी जितने भी जीन्स हमने डिस्कवर किए थे उनमें से 50% जो हैं उनका हम लोगों ने पता लगाया है कि 50% जो हैं यही हमने डिस्कवर किए हैं, लेकिन 50% जीन्स को हम डिस्कवर नहीं कर पाए हैं कि इनका फंक्शन क्या है, ठीक है। वो जीन्स तो हैं लेकिन उनका पता नहीं लग पाया कि उनका फंक्शन क्या है, ठीक है। लेस देन 2% जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन। जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि डीएनए में सिर्फ 2% इतना जो जीनोम होता है वही प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। अब वो 2% जो है वो फ्रैगमेंट्स में होता है, छोटे छोटे मतलब स्कैटर्ड रहता है पूरे इसमें डीएनए में। तो जैसे यहाँ पर जो है ये एक्टिव होता है ट्रांसक्रिप्शनली, बाकी इनएक्टिव होता है, फिर ये एक्टिव है, फिर ये बाकी इनएक्टिव है। तो इस तरीके से इसमें स्कैटर्ड जीन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि सिर्फ 2% होती हैं, यानी कि 2% जीन्स में ही सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस होता है, बाकी जो 98% होता है वो नॉन कोडिंग रीजन होता है। यहाँ पर कोडिंग नहीं होती है mRNA की और ना ही प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। जो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, 98% होते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, वो रिपीट करते रहते हैं अपने न्यूक्लियोटाइड्स को बार बार, ठीक है। तो रिपीटेड सीक्वेंसेस जो होते हैं वो कई बार रिपीट करते हैं, कई बार तो 100 से लेकर 1000 टाइम्स भी अपने आप को रिपीट करते हैं, और वो किसी भी कोडिंग में कोई फंक्शन को प्ले नहीं करते हैं, ठीक है। सिर्फ क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाने के लिए और इवोल्यूशन के डायनेमिक्स के लिए वो यूज़फुल होते हैं। यानी कि पूरा ये जो बड़ा हमारा क्रोमोसोम होता है तो इसमें 98% जो एग्जैक्टली 2% ही हमारा जीनोम ऐसा होता है जो कि कोड करता है प्रोटीन्स को, बाकी 98% जो होता है वो सिर्फ क्रोमोसोम को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए होता है। कुछ इसमें प्रोटीन होता है, कुछ इसमें डीएनए होता है, और कुछ इसमें जो होता है फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रोमोसोम 1 जो है ये हमारा सबसे लार्जेस्ट क्रोमोसोम होता है, और उसमें सबसे ज़्यादा जीन्स होती है। कितनी होती है? 2968 जीन्स होती हैं। जबकि वाई जो होता है ये हमारा सबसे छोटा क्रोमोसोम होता है और उसमें सबसे कम जीन होती हैं 231। उसके बाद साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं अभी तक 1.4 मिलियन लोकेशंस, जहाँ पर 1.4 मिलियन लोकेशंस जहाँ पर सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस हैं, यानी कि एक बेस का डिफरेंस, ओनली 1 बेस डिफरेंस, जिसे हम बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, SNP। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आप बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, जिसे हम SNPs भी बोलते हैं। तो ये ह्यूमंस में आकर होता है, ये आगे जाके हम जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेंगे तब इसमें इसका यूज़ हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिलती है कि इससे पता चलता है कि क्रोमोसोम्स की लोकेशन क्या है, कोई डिजीज़ एसोसिएटेड तो नहीं है, ठीक है। ह्यूमन हिस्ट्री क्या है, यानी कि पहले एप्स आए थे या मंकी आए थे, तो ये सब हम लोग पता लगाते हैं इससे, अपने जीनोम से। बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर द फ्यूचर चैलेंज, यानी कि आगे चल के फ्यूचर में हम लोग इस क्या कहाँ अप्लाई कर सकते हैं हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को। तो देखिए, जो डीएनए सीक्वेंसिंग होता है तो सबसे पहले तो यही है कि हमारी बायोलॉजी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। और जो साइंटिस्ट होते हैं तो वो भी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत अपना सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और जो ह्यूमन जीनोम है वो बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अप्रोच है, ठीक है।
और कुछ जीन्स को हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, उनका सीक्वेंस भी कर सकते हैं। और जैसे इंसुलिन का सीक्वेंस करके हम इंसुलिन को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बहुत सारी जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको भी हम क्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब इसके क्या है, यूज़फुल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। कैंसर से हम लोग बचा सकते हैं लोगों को, ठीक है। तो बहुत सारी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम क्योर कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। लास्ट टॉपिक आपका है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में प्रिपेयर करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड जुड़े रहिए, क्योंकि डेली आपको पूरा एनसीईआरटी आपको मिल रही है। तो और अगर कोई भी आपका क्वेरी है या फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट।